तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका कि केंद्रीय विधायिका ये पूरे देश के लिए कानून बना सकेगी और साथ ही पूरे देश के किसी विशिष्ट भाग के लिए कानून बनाए ऐसा भी कर सकेगी। लेकिन जहां तक राज्यों की विधायिका है वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या राज्य क्षेत्र के किसी एक भाग के लिए चाहे तो कानून का निर्माण कर सकती है। क्षेत्रीयता के सब आधार पर विधान के निर्माण की शक्ति यह आर्टिकल 245 इसमें दी गई है। साथ ही आपको यह भी कहा गया था कि अगर संसद ने भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होने वाला कानून बनाया है तो जब 245 जैसी ताकत अभिव्यक्त तौर पर केंद्रीय विधायिका को प्राप्त नहीं थी उसी समय यह सिद्धांत विकसित हुआ था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होने वाला कानून बना रही है तो देश के जो न्यायालय जो डोमेस्टिक कोर्ट्स उनमें इस आधार पर कि केंद्रीय विधायिका ने भारत के बाहर लागू होने वाला कानून बनाया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक कोर्ट विधायिका की जो विधायी क्षमता है उसका आकलन उस समय तत्कालीन समय में जो कुछ संविधान समझा जा रहा है उसके आधार पर ही करेंगे। और आपको मालूम है कि इस संविधान के लागू होने के पूर्व भारत के संविधान के रूप में जिस कानून का उपयोग किया जाता था वो कौन सा था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और शुरुआत कहां से होती? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1787 का सेटलमेंट एक्ट, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम और फिर 1935 और नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पूर्व के संविधान समझे जाते रहे हैं उनमें अभिव्यक्त रूप से ये ताकत 245 की तरह भले ही न दी गई हो लेकिन फिर भी डोमेस्टिक कोर्ट्स इस बात को चेक नहीं कर सकते थे कि संबंधित विधायिका जिसके द्वारा ऐसा कानून बनाया गया जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू हो रहा है वो संवैधानिक है या नहीं। क्योंकि डोमेस्टिक कोर्ट विधायी क्षमता का जो आकलन करेंगे वो तत्समय समझे जाने वाले संविधान के प्रावधानों के आधार पर ही करेंगे। ये सारी बात कल हुई थी। जहां तक राज्यों का सवाल था तो राज्यों के बारे में यह कहा गया था कि राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकते जो उनके राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होना। लेकिन यह बात भी एब्सोल्यूट नहीं है। इस संबंध में क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत विकसित हुआ है और यह सिर्फ और सिर्फ जो राज्य की कानून बनाने की विधायी क्षमता है उसके परीक्षण के लिए ही विकसित किया गया है। कोई भी राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अगर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा संपत्ति या किसी घटना को लागू होने के लिए कोई कानून बना रहा है और वो घटना किसी अन्य राज्य क्षेत्र में घट रही है लेकिन उस घटना का एक वास्तविक और पर्याप्त संबंध, सफिशिएंट एंड रियल, ये दो शब्द प्रयोग हुए आपकी किताबों में। अगर वास्तविक और एक पर्याप्त संबंध किसी अन्य राज्य के कानून के साथ जुड़ रहा है तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस डेवलप हुआ है, क्षेत्रीय संबंध का जो सिद्धांत विकसित किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसके मुताबिक कानून का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि किसी राज्य की विधायिका ने ऐसा कानून बनाया है जो उसके राज्य क्षेत्र के बाहर लागू हो रहा है और विधायिका का कानून संविधान सम्मत माना जाएगा। यानी राज्यों की विधायिका अपने राज्य क्षेत्र में
लागू होने के लिए जिस कानून का निर्माण करेगी, अगर उस कानून का वास्तविक और पर्याप्त संबंध किसी अन्य राज्य में घटित होने वाली घटना से जुड़ जाएगा, तो उस राज्य में घटित होने वाली घटना को भी पहले राज्य के विधायिका के द्वारा निर्मित कानून के मुताबिक नियंत्रित और शासित किया जा सकेगा। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत इस प्रकार की बात कहता है। और क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को अगर सिर्फ सिद्धांत में समझने की कोशिश करेंगे तो यह सिद्धांत आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसके उदाहरण ये देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक आरएमडीसी केस है, और ये आरएमडीसी केस इतना प्रसिद्ध है क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत इसको स्पष्ट करने के लिए कि सारे एग्जामिनर्स को ये केस पता है, और इसलिए इस केस के तथ्यों का आप अपनी मनमर्जी का उल्लेख न करें। अगर आपने ऐसा किया तो बजाय नंबर मिलने के नंबर और कम होंगे। आपकी अक्सर आदत होती है ना कि आपने किसी मुकदमे के फैक्ट ये पढ़ लिया और उसकी पार्टीज कौन है ये आपको ध्यान ही नहीं है, और आपने अपने मन की पार्टियों का उल्लेख करके उस मुकदमे के तथ्यों का वर्णन कर दिया। अगर आप ऐसा बहुत प्रसिद्ध केसों के साथ करेंगे तो आपको 0 अंक मिलेगा। इससे तो बेहतर यह होगा कि आप नामों का उल्लेख ही न करें, बल्कि एक लाइन लिख दें कि एक प्रसिद्ध वाद में ऐसा कहा गया, तब ज्यादा ठीक रहेगा। वही कहते ना कि आप दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो ज्यादा नाराज होगा। अपनी दीनता ये अगर उसके सामने प्रकट कर दोगे तो हो सकता है वो कम नाराज हो। आप अपनी चतुराई का प्रदर्शन जब किसी के समक्ष करोगे तो फिर परिणाम ज्यादा घातक होंगे। आप डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है, और डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन इसका नाम उल्लिखित किए बिना कर रहे हैं। अब कोई भी लॉ का टीचर है उसे डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के तथ्य कम से कम पता है। आप एचबी वर्सेस वाइट के तथ्यों का उल्लेख कर रहा और नाम एचबी वर्सेस वाइट ये लिख नहीं रहे, तो कम से कम कानून की कॉपी जो चेक कर रहा है उसे एचबी वर्सेस वाइट के तथ्य पता है। आप गोलकनाथ, आरएमडीसी केस, यफन बलसारा, ऐसे प्रसिद्ध मुकदमों का अगर उल्लेख करोगे और तथ्य किसी अन्य मुकदमे के लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 0 नंबर मिलेगा। इससे तो बेहतर यह होगा कि आप नाम का उल्लेख ही ना करो। आरएमडीसी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस मुकदमे में हुआ क्या है? एक राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून है जिसके मुताबिक जो ऐसी प्रतियोगिताएं जो गैम्बलिंग नेचर की है उनमें अगर आप भाग लेते हैं और भाग लेने के लिए जो एंट्री आप भरकर भेजोगे उस एंट्री पर जो एंट्री फीस लगेगी उस एंट्री फीस पर टैक्स लगाया जा सकता है, ऐसा एक राज्य का कानून है। गैम्बलिंग नेचर का कंपटीशन कहते किसको? तो गैम्बलिंग नेचर का कंपटीशन उसको कहेंगे जिसे जीतने के लिए किसी कौशल इसका उपयोग न करना पड़े, बल्कि जिसमें जीतना सिर्फ और सिर्फ चांस पर निर्भर हो। जैसे आपका पत्र पत्रिकाओं में 10 अंतर ढूंढिए, इस प्रकार के चित्र छपते हैं। अंतर उनमें हैं, आपको सिर्फ ढूंढने हैं, और समय अगर आप लगाएंगे तो प्रत्येक अंतर खोजा जा सकेगा। सिर्फ समय की बात है। 10 मिनट के अंदर आपकी नजर उन अंतरों पर पड़ गई और हमारी 1 घंटे में पड़ी। इससे हमारी आपकी बुद्धिमत्ता का कोई परीक्षण ये नहीं हो सकता।
ये सिर्फ और सिर्फ नजर पड़ने की यानी चांस की बात है, किसकी नजर कहां पर कितनी देर में पड़ी है। और अक्सर तो दोनों चित्रों में अगर आप देखेंगे, अगर आप कुशल हो गए, कई बार आपने उस ढंग की पहेली हल की है, तो आपकी नजर पहली बार वहीं जाएगी। जैसे हमें आदत है इस प्रकार के अंतर ढूंढने की, तो हमारी आदत अब इतनी परफेक्ट है कि बिल्कुल ठीक वहीं जाती है जहां पर अंतर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब बाल के ऐसे गए तो दूसरे में जरूर ऐसे होगा। बालों को देख लो, कान में अगर कुछ पहना हुआ है तो उसे देखो, फट से पता लगेगा अंतर, बिल्कुल वहीं पर होते हैं। तो ये गैम्बलिंग नेचर के कंपटीशंस कहलाते हैं, जिनमें चांस के आधार पर जीत हासिल होती है, जिनमें किसी कौशल का प्रयोग नहीं है, किसी प्रतिभा का प्रयोग नहीं है। तो आरएमडीसी के मुकदमे में क्या हुआ, एक स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बना रखा है कि उस स्टेट के क्षेत्र में, क्योंकि उससे ज्यादा कानून आप बना ही नहीं सकते, अनुच्छेद 245 जो आपको ताकत दे रहा है वो तो यही दे रहा है कि आप सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र में लागू होने वाला कानून ये बना सकते। तो राज्य ने ऐसा कानून बना रखा है कि उसके अपने राज्य क्षेत्र में यदि कोई कंपटीशन होता है जो गैम्बलिंग नेचर का है, तो उसमें भाग लेने के लिए जो एंट्री फीस दी जाएगी किसी भी प्रतियोगी के द्वारा, उस एंट्री फीस पर एक टैक्स संबंधित राज्य वसूल सकेगा। ऐसा कानून राज्य की विधायिका ने बना रखा। अब हुआ यह, राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में जिस गैम्बलिंग नेचर के कंपटीशन का वर्णन था, वो गैम्बलिंग नेचर का कंपटीशन उस राज्य में आयोजित हुआ जिसके संबंध में प्रविष्टियां जो थी, एंट्रीज जो थी, वो स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो वर्तमान में आप महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन राज्यों का गठन कब हुआ, 1956 में, और उससे पूर्व राज्य मौजूद थे भारत में, लेकिन उनके नाम कुछ और थे। जो वर्तमान नाम आप देखते हैं ये 1956 में अस्तित्व में आए हैं। उससे पहले जिन्हें आप जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें आप किस नाम से जानते थे, पार्ट सी स्टेट। ठीक है, आप टीपीए में भी देखेंगे ये शब्दावली प्रयोग होती है। जितने आप केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं ये पार्ट सी स्टेट कहलाते थे 1956 से पूर्व, और इसीलिए हर जगह आपको लिखा मिलेगा 1 जनवरी 1956 से अव्यवहित पूर्व। जो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के थे और जो वर्तमान में असम राज्य की फलाफला ऐसे करके आपको 1 जनवरी 1956 जो शब्दावली का प्रयोग मिलता है, वो इसी वजह से, क्योंकि वर्तमान राज्यों का गठन ये 1 जनवरी 1956 के बाद हुआ है, यानी 1956 के बाद हुआ है। उससे पहले राज्यों के नाम अलग थे। तो जो स्टेट ऑफ बॉम्बे लिखा गया है वो वर्तमान महाराष्ट्र है। वहां एंट्रीज कलेक्ट की गई उस गैम्बलिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जो गैम्बलिंग कंपटीशन किसी अन्य राज्य में आयोजित हो रहा था। ठीक है, और एंट्रीज जो कलेक्ट की गई वो एक न्यूज़पेपर में एंट्री के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करके कलेक्ट की गई। वो न्यूज़पेपर संबंधित राज्य जहां कंपटीशन आयोजित हो रहा था वहीं छपता था, लेकिन वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट स्टेट ऑफ बॉम्बे में भी होता था। क्योंकि न्यूज़पेपर छपेगा कहां और उसका सर्कुलेशन कहां होगा, ये इस प्रकार प्रतिबंधित नहीं है कि जहां भी छपेगा सर्कुलेशन उसका सिर्फ वहीं होगा। ये इस प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर का प्रकाशन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जब हम लोग अनुच्छेद 19 देखेंगे तो देखेंगे कि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों पर ही लगाया जा सकता है।
और अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों पर भी अगर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? युक्तिसंगत। तो किसी भी पत्र और पत्रिका को वो चाहे जहां छपती हो, भारत के किसी भी हिस्से में सर्कुलेट होने से रोका ही नहीं जा सकता। इसलिए वहां समाचार पत्र छपता था और उसमें एंट्रीज मांगी जाने का या एंट्रीज भरने के लिए लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए एक विज्ञापन ये छापा गया, लेकिन उस पेपर का सर्कुलेशन कहां हो रहा? स्टेट ऑफ बॉम्बे में। और काफी ज्यादा संख्या में एंट्रीज स्टेट ऑफ बॉम्बे से कलेक्ट हुई। कानून किसका है? स्टेट ऑफ बॉम्बे का नहीं है ना, वो कंपटीशन स्टेट ऑफ बॉम्बे में आयोजित हो रहा है। स्टेट ऑफ बॉम्बे से सिर्फ एंट्री ये कलेक्ट की जा रही है, कंपटीशन भी दूसरे राज्य में हो रहा और कानून भी दूसरे ही राज्य का है। और कानून के मुताबिक संबंधित राज्य की सरकार को अपने राज्य के क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्राइज कंपटीशन जो कि गैम्बलिंग नेचर का है, उसमें भाग लेने वाले जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों पर एक शुल्क वसूलने का हक है, एक कर वसूलने का हक है। शुल्क नहीं कह सकते क्योंकि शुल्क और कर इसमें बेसिक भेद है। फीस और टैक्स दो अलग बातें हैं। फीस और टैक्स एक बात नहीं है। मोटा मोटा जो अंतर करते हैं फीस और टैक्स में, वो मोटा मोटा अंतर इस समय समझा जा सकता है। शेष महीन और विस्तृत अंतर थोड़ा रुक कर करेंगे। जब आगे हम लोग पहुंचेंगे तब फीस और टैक्स का जो ब्रॉड डिफरेंस है उसको समझेंगे। मोटे तौर पर फीस के बदले सरकार बाध्य नहीं है, वो सॉरी उल्टा बोल रहा है। फीस अगर किसी ने भी ली है, चाहे वो सरकार हो या कोई अन्य प्राधिकारी, अगर आपसे फीस प्राप्त करता है या फीस की मद में कुछ प्राप्त करता है तो उसे आपको सेवा देनी होगी। वकील साहब अगर फीस लेंगे तो उन्हें आपका मुकदमा लड़ना होगा। डॉक्टर साहब अगर फीस लेंगे तो उन्हें आपको चिकित्सीय परामर्श देना होगा। लेकिन टैक्स के साथ ऐसा नहीं होता। टैक्स अगर आपसे लिया गया है तो टैक्स के बदले में आप किसी विशेष सुविधा की मांग गवर्नमेंट से नहीं कर सकते। टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होगा उससे जो कुछ सरकार करेगी उससे आप समाज के सदस्य के तौर पर लाभान्वित होंगे, किंतु व्यक्तिगत क्षमता में यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको कोई लाभ उससे प्राप्त हो ऐसा नहीं होगा। आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा, आपसे जीएसटी लिया जाएगा, उससे अस्पताल बनेगी, सड़क बनेगी, उससे स्कूल खुलेगा या अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा और उन सुविधाओं का लाभ आप भी समाज के अन्य सदस्यों की भांति ले सकते हैं। लेकिन आप चाहो व्यक्तिगत तौर पर आपको कोई सुविधा दी जाए तो टैक्स के अगेंस्ट आपको वो सुविधा नहीं दी जाएगी। फीस अगर ली गई है तो फीस के अगेंस्ट आपको व्यक्तिगत तौर पर सुविधा किसके द्वारा? सर्विस प्रोवाइडर जिसने फीस ली है उसे देनी होगी। ये मोटा मोटा फर्क है फीस और टैक्स में। तो संबंधित राज्य की विधायिका उसने कानून बना रखा है कि संबंधित राज्य की सरकार को संबंधित राज्य के राज्य क्षेत्र में आयोजित होने वाले जो प्राइज कंपटीशन है, जो गैम्बलिंग नेचर के हैं, उनमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट से एक टैक्स वसूलने का हक है। अब हुआ क्या है, जो पार्टिसिपेंट हैं वो अन्य राज्य के हैं। प्राइज कंपटीशन कहां होना है? अन्य राज्य का है। और जिस राज्य में प्राइज कंपटीशन होना है उसी राज्य का कानून है। जो टैक्स वसूलने का हक है वो किस पर है? पार्टिसिपेंट के द्वारा जो फीस दी जाएगी, किसमें? प्राइज कंपटीशन में भाग लेने के लिए, उस
फीस पर टैक्स वसूलने का हक राज्य की सरकार को है, लेकिन पार्टिसिपेंट उस राज्य के नहीं है, पार्टिसिपेंट अन्य राज्य के हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि कानून एक राज्य का और जिसे टैक्स देना है वो दूसरे राज्य का, और 245 ये कह रहा है कि कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसे किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र पर लागू किया जा सके। अब एक अजीब सिचुएशन पैदा हो रही है कि राज्य की विधायिका ने जो कानून बनाया है वो जिस उद्देश्य को लागू हो रहा है वो उद्देश्य फिजिकली संबंधित राज्य में पूरा पूरा स्थित नहीं है। हां, यह ठीक है कि संबंधित राज्य की विधायिका ने जिस उद्देश्य से कानून बनाया है, अर्थात ऐसे प्राइज कंपटीशंस को जो गैम्बलिंग नेचर के हैं उन्हें हतोत्साहित किया जाए, इस विधायी नीति के साथ संबंधित राज्य ने यह कानून बनाया है। यह कानून जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है उस उद्देश्य का एक वास्तविक और पर्याप्त संबंध दूसरे राज्य में घटने वाली घटना से तो है, लेकिन घटना संपूर्ण रूप से एक ही राज्य में घट रही हो ऐसा नहीं है। घटना घटित दो राज्यों में हो रही है और दूसरे राज्य में जो कुछ हो रहा है अगर वो ना हो तो इस राज्य में जिसका कानून है घटने वाली घटना घट ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइज कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेंट ही नहीं है तो कंपटीशन होगा कहां से, और जो कंपटीटर हैं वो अक्सर कहां के, बाहर के राज्य के। कंपटीशन आयोजित करने का अपना एक खर्च होता है। कोई भी कंपटीशन होगा उसमें भाग 2 लाख लोग लेते हैं, और जबकि कंपटीशन वाकई जिनके बीच होता है उनकी संख्या सिर्फ 2000 होती है। ये तो आप भी जानते हैं। कभी भी पीसीएसजे की पोस्ट विज्ञापित होती है, आप सब उसमें फॉर्म भर देते हैं, जबकि आपको खूब मालूम है कि आपने किताब उठाकर नहीं देखी है और आप तक कतई सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये आप खूब मन में जान रहे होते हैं। इसके बाद भी आप फॉर्म भर देते हैं, और अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो जिन 2000 लोगों के बीच वास्तव में कंपटीशन होना है उनके लिए भी कंपटीशन आयोजित नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कंपटीशन के आयोजन में जितने पैसे खर्च होंगे वो बार बार खर्च नहीं किए जा सकते। तो कंपटीशन का आयोजन तो वो कराते हैं जिन्हें कंपटीशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो सिर्फ सेल्फी पोस्ट करने के लिए कि उत्तराखंड में अभियोजन अधिकारी की परीक्षा देने जाते हुए, बस वही कंपटीशन के आयोजक गण हैं। बाकी जिन्हें कंपटीशन में क्वालिफाई हो रहा है वो तो बिल्कुल अलग लोग हैं। तो ये ठीक है, ये प्राइज कंपटीशन, इसमें भाग लेने वाले अधिकांश पार्टिसिपेंट ये कहां के हैं, ये दूसरे राज्य के हैं। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेंट इस कंपटीशन में भाग न लें तो ये कंपटीशन हो ही नहीं सकता, और ये राज्य यही चाहता है कि इस प्रकार के प्राइज कंपटीशंस न हो। इसीलिए इसने इस प्राइज कंपटीशन में भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा जो एंट्री फीस का भुगतान किया जाएगा उस पर एक टैक्स लगा रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस राज्य की विधायिका द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर इस कानून का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य का एक पर्याप्त और वास्तविक संबंध दूसरे राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किए गए कृत्य, यानी प्राइज कंपटीशन में भाग लेने के लिए जो एंट्री फीस उन्होंने दी है उससे जुड़ रहा है। ठीक है, वास्तविक और पर्याप्त संबंध। पर्याप्तता संबंध में इस आधार पर है कि अगर ये
भाग न लें, यानी एंट्री फीस का भुगतान न करें, तो कंपटीशन नहीं होगा। और वास्तविकता वो भी इसी आधार पर है। तो एक पर्याप्त और वास्तविक संबंध उससे जुड़ रहा है। अर्थात राज्य की विधायिका जिसने जिस उद्देश्य को लागू होने के लिए कानून बनाया है, उस कानून का उल्लंघन होगा अगर इस राज्य के राज्य क्षेत्र के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उनसे टैक्स वसूलने का हक इस राज्य की सरकार को न मिले। तो इस राज्य की जो सरकार थी, उसने उन लोगों के द्वारा जो एंट्री फीस दी गई थी उस पर भी टैक्स वसूला, और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तर्क यह दिया गया कि संबंधित राज्य की विधायिका सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र में लागू होने के लिए कानून बना सकती थी, और इस कानून के मुताबिक जो एंट्रियां संबंधित राज्य में भरी गई हैं, उन एंट्रीज पर आप एंट्री फीस वसूलें, यहां तक बात ठीक है। लेकिन राज्य के बाहर रहने वाले लोगों ने अगर इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कोई एंट्री फीस दी है, तो उस पर टैक्स वसूलने का हक संबंधित राज्य की सरकार को नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अमान्य किया और पूर्व से विकसित जो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत था उसको लागू किया, और यह कहा कि राज्य के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा किए गए कृत्य से संबंधित राज्य के कानून का एक वास्तविक और पर्याप्त संबंध ये जुड़ रहा है। इसलिए क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के आधार पर इस राज्य की सरकार को उस राज्य से प्राप्त एंट्रीज पर भी शुल्क वसूलने का या टैक्स वसूलने का हक प्राप्त है। ऐसे ही बिहार लेजिस्लेचर का एक मुकदमा, यह आपकी किताबों में दिया गया है। और सबसे पहला जो मुकदमा क्षेत्रीय संबंध के आधार पर निर्णित हुआ था, वो गुलामी के काल में निर्णित हुआ था, जब भारत स्वतंत्र नहीं था। उसका नाम हम भूल गए, वो आपकी किताबों में है, आप देख लीजिए, और सारी किताबों में है। उसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जिसका इनकॉर्पोरेशन लंदन में हुआ था, और उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी लंदन में ही काम करता था, वहीं उसका निर्वाचन था, वहीं उनका ऑफिस था, वहीं सारे काम थे। और वो कंपनी बहुत सारे व्यापार करती थी, और उस कंपनी की जो एक शाखा थी वो हिंदुस्तान में भी व्यापार करती थी। कालांतर में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ और कंपनी के लाभ की गणना हुई, तो कंपनी के लाभ का अधिकांश हिस्सा, कंप्लीट नहीं, अधिकांश हिस्सा ये भारत में किए गए व्यापार के आधार पर निर्मित हुआ था। तो बात यह आई कि जो भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसे कंपनी की संपूर्ण आय पर टैक्स असेस करने का अधिकार है, या केवल उस आय पर टैक्स असेस करने का अधिकार है जो इनकम भारत में हुई है या भारत में किए गए व्यापार के आधार पर कंपनी को हुई है। भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के द्वारा जो संपूर्ण आय अर्जित की गई थी उस पर टैक्स असेसमेंट किया, और तर्क यह पकड़ा गया कि भारत की जो विधायिका है उसे ऐसा कानून बनाने का हक है कि जिसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो। आपके टैक्स, आपके लाभ का जो अधिकांश भाग है वो भारत में किए गए व्यापार के आधार पर निर्मित हुआ है, इसलिए कंपनी भारत की नागरिक मानी जाएगी। हालांकि नागरिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास कृत्रिम व्यक्तित्व है, ठीक है, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, और इसके द्वारा किए गए संपूर्ण व्यापार पर भारत के इनकम टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स असेस करने का हक है। इसका विरोध हुआ है,
लेकिन तत्कालीन न्यायालयों ने यही निर्णय दिया कि नहीं, भारत की जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्हें कंपनी की संपूर्ण आय पर टैक्स असेस करने का हक है, और यहीं से क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत जन्मा था। अर्थात क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि संबंधित राज्य की विधायिका के द्वारा, यह संबंधित देश की विधायिका के द्वारा अगर किसी व्यक्ति, संपत्ति, घटना अथवा वस्तु को लागू होने के लिए कोई कानून बनाया गया है और उस कानून का एक वास्तविक और पर्याप्त संबंध ऐसे क्षेत्र में घटने वाली घटना से जुड़ रहा है, या ऐसे क्षेत्र में स्थित व्यक्ति, वस्तु, घटना, संपत्ति इससे जुड़ रहा है, जिसे पर्याप्त और वास्तविक कहा जा सकता है, तो यद्यपि वो क्षेत्र जहां इस प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, घटना ये स्थित हैं वो संबंधित राज्य के क्षेत्र से बाहर है, लेकिन इसके बाद भी वो कानून संबंधित राज्य जो जहां घटना घट रही है उसको लागू हो जाएगा। यह क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत विकसित हुआ है। तीसरा मुकदमा जो आपके यहां दिया है किताबों में वो बिहार राज्य का है। बिहार राज्य ने एक कानून बनाया जो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, इनकी सुव्यवस्था के लिए निर्मित किया गया। अब एक ट्रस्ट की बहुत सारी संपत्तियां हो सकती हैं। एक ट्रस्ट बना, उसकी एक संपत्ति शाहजहांपुर में है, दूसरी संपत्ति दिल्ली में है, तीसरी संपत्ति कन्याकुमारी में है, लेकिन ट्रस्ट का मुख्यालय ये शाहजहांपुर में है। ट्रस्टी स्वयं शाहजहांपुर में रहते हैं। जो न्यास की संपत्तियां हैं वो देश के विभिन्न भागों में है। और मानिए उत्तर प्रदेश की विधायिका एक कानून बनाती है जो कि न्यास की संपत्तियों की व्यवस्था के लिए निर्मित किया गया है। अब कानून की दुनिया में एक सिद्धांत और भी है, और वो सिद्धांत क्या है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसके मुताबिक काम करना ये असंभव हो, क्योंकि कानून की बेइज्जती कराने का हक आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय भी वो निर्णय करने से बचता है जिसे वो स्वयं इन्फोर्स नहीं करा सकता। कहा भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए जिनका इन्फोर्समेंट वो न करा सकते, क्योंकि ऐसे निर्णय अगर आप कर भी देंगे तो उससे लाभ क्या होगा। हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई संविदा इस नेचर की है कि वो पक्षकार के वैयक्तिक गुण पर आधारित है, या फिर कोई संविदा ऐसी है जिसमें सतत पर्यवेक्षण की जरूरत है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ऐसी संविदाओं के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यद्यपि नकारात्मक प्रभाव की संविदाएं लागू कराई जा सकती हैं। अर्थात ये सारे जब हम लोग देखेंगे, आपने संविदा कर रखी है किसी सिंगर से कि अमुक दिन वो आपके लिए गाएगा, उसने गाने से इनकार कर दिया, तो न्यायालय इस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराएगा, आपको क्षतिपूर्ति दिलाएगा, कंपनसेशन आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहो कि संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा दिया जाए, नहीं कराया जाएगा। इस वजह से नहीं कराया जाएगा कि न्यायालय आदेश जारी भी कर दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आर्डर उसके गले में घुसकर स्वयं गाना शुरू कर देगा। गाना उसका वैयक्तिक गुण है, और जब गाना उसका व्यक्तिगत गुण है तो न्यायालय उसका अनुपालन करा ही नहीं पाएगा।
इसलिए एसआरए में लिखा गया कि इस प्रकार की संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाएगा। यद्यपि ना भी लिखा होता तो भी न्यायालय को इस संविदा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति होगा, इनकार कर देगा, लेकिन कुछ अहम में अंधे और कुछ मूर्ख हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर जारी भी कर दें, और उन दशाओं में कानून की बेइज्जती होगी, और बेइज्जती से जो अविश्वास समाज में कानून के प्रति निर्मित होगा वो ज्यादा हानिकर होगा। इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिख दिया गया। कहां? एसआरए में ऐसे लिखा उन्होंने कि जिन संविधाओं के कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, वहां सेक्शन 14 है शायद, संभवतः यह धारा 15 है, धारा 14 या 15 है, वो ये बताती है कि कौन सी संविधाओं का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। और खूब पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में एसआरए है, उसमें खूब पूछा जाता है कि कौन सी संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाएगा। उसमें ये दोनों संविधाएं शामिल हैं। जहां कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, वहां भी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जाएगा। टेलीफोन कंपनी ने यह कहा है कि हम आपको अबाधित आपूर्ति देंगे। उन्होंने अबाधित आपूर्ति नहीं दी। अब आप चाहो इस संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन करा दिया जाए, नहीं कराया जाएगा, कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन अनुपालन नहीं होगा, क्योंकि आदेश हो भी गया और उन्होंने 2 पिनें लगा दी तो भी तो खड़खड़ाहट आएगी। और अबाधित का मतलब होता है अबाधित, आपने कुछ कहा, उन्हें हटा दी, फिर लगा दी। कब तक आप देखेंगे? या तो लगातार देखिए उस चीज को, तो न्यायालय के पास इतनी फुर्सत नहीं है। इसलिए कंपनसेशन मिलेगा, इसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं होगा। हां, नकारात्मक प्रभाव की व्यादेश ये जारी हो सकते हैं, जैसे संबंधित गायक ने ये कहा कि हम आपके लिए अमुक दिन गाना गाएंगे और नहीं गा रहा, तो यह आदेश जारी हो सकता है कि अमुक दिन आप किसी के लिए भी गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि गाना गाना ये आपकी मर्जी है, और गाना गाने न देना इसका इन्फोर्समेंट हो सकता है। और एक नॉर्मल मानवीय गुण है कि अगर कोई पैसा कमा सकता है तो वो कमाएगा। वो तुम्हारे यहां गाने से इसीलिए इनकार कर रहा होगा क्योंकि उससे बेस्ट या उससे बेहतर प्रपोजल उसे कहीं और से मिला होगा, वो हम रोक देंगे। तो या तो कहीं मत गाओ या पूर्व की संविदा का अनुपालन करो। तो ऐसा हो सकता है कि एक राज्य ऐसा कानून बनाए जो उसके राज्य क्षेत्र में जो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं उनकी बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाए, और उस कानून के मुताबिक उस न्यास से संबंधित अन्य संपत्तियां जो कि अन्य राज्यों में स्थित हैं उनकी व्यवस्था संबंधी आदेश भी पारित किए जा सके। ऐसा संभव है, लेकिन कब? यह तभी ठीक होगा। आखिर न्यास का न्यास ठीक है, न्यास के तो न्यासी होंगे क्योंकि ट्रस्ट है, तो बिना न्यासियों के तो न्यास का निर्माण यह हुआ नहीं होगा। और न्यासी अगर एक राज्य में रह रहे हैं तो न्यास की संपत्तियों की व्यवस्था करेगा कौन? करेंगे तो न्यासी। ठीक है, न्यास की संपत्ति कहीं भी स्थित हो इससे क्या फर्क पड़ता है? न्यासी तो शाहजहांपुर में रह रहे हैं और न्यासियों को तो हम पकड़ ही लेंगे। इसलिए बिहार की लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया कि बिहार में जो रजिस्टर्ड न्यास हैं और जिनके न्यासी बिहार में रहते हैं वे न्यास संपत्तियां पूरे देश में कहीं भी स्थित हो
उनकी व्यवस्था बिहार विधायिका के द्वारा निर्मित कानून के मुताबिक की जा सकती है। इस कानून को अनुच्छेद 245 के आधार पर चुनौती दी गई, लेकिन क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने लागू किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधायिका को ऐसे कानून बनाने का हक है जो उसके अपने राज्य क्षेत्र में लागू होने वाले व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, और यदि इस कानून का संबंध किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में स्थित व्यक्ति, वस्तु या घटना से जुड़ जाता है, लेकिन वो संबंध इतना वास्तविक और पर्याप्त है कि उस संबंध के आधार पर इस राज्य के कानून को उस राज्य में स्थित व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में भी लागू किया जा सके, तो अनुच्छेद 245 को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि संबंध इतना वास्तविक और पर्याप्त है कि यह माना जा सकता है कि उस राज्य के राज्य क्षेत्र में स्थित व्यक्ति, वस्तु, घटना या संपत्ति, उसको भी यह कानून लागू कर दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हां, संबंध वास्तविक और पर्याप्त होना चाहिए। संबंध वास्तविक या पर्याप्त है या नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है, और तथ्य के प्रश्न पर निर्णय साक्ष्य की सहायता से ही होता है। तथ्य के प्रश्न और विधि के प्रश्न में जो अंतर है वो यही है कि तथ्य के प्रश्न का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर और विधि के प्रश्न का निर्धारण साक्ष्य के बिना किया जाता है। संबंध वास्तविक और पर्याप्त है, इस विषय पर निर्णय लेने का हक किसे? न्यायालय को, क्योंकि निर्णय की अधिकारिता हमेशा न्यायालय में रहेगी। और न्यायालय ने यह माना कि चूंकि यह कानून बिहार की लेजिस्लेचर ने सिर्फ उन्हीं ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बनाया है जो ट्रस्ट स्वयं बिहार में रजिस्टर्ड है और जिनके ट्रस्टीज बिहार में रह रहे हैं, तो अगर उस ट्रस्ट की संपत्तियां किन्हीं भी अन्य राज्यों में हैं तो उनकी सुव्यवस्था वास्तव में केवल बिहार कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रस्टी वहां है और अंततः ट्रस्ट की व्यवस्था किसे करनी है? ट्रस्टियों को। अगर दिल्ली की विधायिका कोई कानून इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की सुव्यवस्था के लिए बना भी दे तो वो लागू कैसे कर पाएगी? क्योंकि ट्रस्ट उनके यहां रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रस्टी वहां नहीं रह रहे, वो कोई आदेश करेंगे भी तो बड़ी कठिनाई होगी। यद्यपि ठीक है कि सीपीसी ऐसे प्रोविजन करती है कि साहब यहां आके लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी कठिनाई होगी। और अगर बिहार की लेजिस्लेचर कानून बनाए तो ज्यादा आसानी से ये सारी चीजें नियंत्रित और शासित हो सकती हैं। तो क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के आधार पर राज्यों के कानून को बचाने की कोशिश हुई है। अब राज्यों के कानूनों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना प्रयत्नशील क्यों है? ठीक है ना, सवाल ये उठता है। भाई, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत तर्कों के आधार पर विकसित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत जब आप देखेंगे तो 246 से आपको देखनी पड़ेगी। है क्या कि आप 245 और 246 दोनों का अध्ययन जब करेंगे, और बल्कि इस पूरे चैप्टर का अध्ययन जब करेंगे, तो आपके ध्यान में एक बात आएगी कि 245, 246 और इस पूरे अध्याय में जितने उपबंध हैं, सबका निर्माण इस ढंग से किया गया कि केंद्र की विधायी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके सामने राज्यों की विधायी शक्ति बड़ी कमजोर कमजोर नजर आती है। सिर्फ कहने भर को राज्यों को विधायी ताकत मिली है, लेकिन जब उसका अर्थान्वयन किया जाता है तो कई बार वो सारी शक्ति केंद्र में निहित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए राज्यों को जो कुछ मिला उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसे बचाने की जरूरत है। अगर सिर्फ शब्दों को पढ़ लिया गया
और अर्थान्वयन की आर्ट, इसका उपयोग न किया गया तो राज्यों की विधायी शक्ति लगभग शून्य पर पहुंच जाएगी। इसलिए राज्यों की विधायी शक्ति को बचाने का प्रयत्न स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के विकास के माध्यम से किया गया, और उन सिद्धांतों में वे सिद्धांत भी शामिल हैं जिनके आधार पर सूचियों का अर्थान्वयन किया जाता है। सूचियों के अर्थान्वयन के 3 सिद्धांत हैं। एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंट्रीज कहलाता है, ठीक है, और दूसरा सूचियों के परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है, और तीसरा प्रत्येक सूची में वर्णित विषय को पूर्ण प्रभाव देने का सिद्धांत कहलाता है। 3 ही सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सूचियों का अर्थान्वयन किया जाता है, और इन सिद्धांतों का विकास और क्षेत्रीय संबंध का विकास, ये सिर्फ क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत का विकास, ये राज्यों की विधायी शक्ति को बचाने का प्रयास है। क्योंकि आप देखें, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं, वो संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 97, इसके आधार पर किसके पास? केंद्र के पास। आपने अभी देखा समवर्ती सूची में विषय कितने? 47। संघ सूची में विषय कितने? आपका 97। और राज्य सूची में कितने निकले थे? 66। तो यूं ही देख लें, राज्य के पास सिर्फ 66 विषय और केंद्र के पास कितने? 97। यही ज्यादा हो गया। और इसके बाद देखेंगे कि केंद्र के जब विषय आप देखना शुरू करेंगे, 97 विषयों का जब अध्ययन शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे राज्य की सूची में उद्योग राज्य को मिला कि उद्योग के संबंध में विधायन का काम राज्य करेगा। लेकिन क्या लिख दिया कि जब कभी केंद्र को ऐसा लगे, आप जब केंद्र सूची पढ़ेंगे तो प्रविष्टि संख्या 51 आएगी। 51 है या 52 है? शायद 51 है। वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि केंद्र को जब कभी लग गया कि अमुक इंडस्ट्री, उसके संबंध में विधायन का काम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, राष्ट्रहित में यही ठीक है, तो वो ये घोषणा करके कि अमुक विषय पर विधायन करना केंद्र के द्वारा समीचीन है, उस विषय पर विधायन कर सकेगा। और फिर वो विशेष उद्योग राज्य की अधिकारिता में नहीं समझा जाएगा। जो शुगर इंडस्ट्री है उसके संबंध में इसी प्रकार का डिक्लेरेशन केंद्र के द्वारा किया गया और शुगर इंडस्ट्री उन्होंने ले ली, ठीक है ना। खान एवं खनिज राज्य के पास, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, आप जब सेंट्रल लिस्ट पढ़ेंगे तो वो ये भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर विषय के संबंध में वो ये कह दें कि इस विषय पर इस विस्तार तक कानून हम ही बनाएंगे और शेष आप बना सकते हैं। जैसे वो ये कह सकते हैं कि खनिज पदार्थों के संरक्षण के लिए कानून हम ही बनाएंगे, खनिज पदार्थों के खनन के लिए जो खाने हैं उनके आवंटन के संबंध में नियम हम ही बनाएंगे, शेष आप बना सकते हैं। अब खनिज पदार्थों के विक्रय आदि के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, आवंटन और संरक्षण इसके संबंध में हम ही बनाएंगे। तो जो आप देखेंगे कि 3 सूचियां, पहले तो विषय कम, वहां 97, वहां 66 और 47 जो है उन पर दोनों बना सकते हैं। और जब दोनों बनाएंगे तो इसी अध्याय का अनुच्छेद आएगा, संभवतः शायद 253 या 254। वो ये कहेगा असंगत की दशा में केंद्र का कानून प्रभावी, फिर सेंट्रल, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है उसका हैंड अपर हो गया, और फिर जो कुछ बचा वो 248 में उनके पास। इसके अलावा अगर कोई संधि हुई तो संधि के संबंध में विधायन का हक केंद्र के पास, ठीक है। तो जो टोटल आप देख रहे हो, ठीक है, नदी राज्यों के संबंध में विवाद, उनके संबंध में लेजिस्लेशन, नदी अगर 2 राज्यों से गुजर रही है
और दोनों राज्यों में नदी जल के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। तो अनुच्छेद 262 है संभवतः, ये 263 और संभवतः 262 ही है। 262 और सेंट्रल जो लिस्ट है, लिस्ट 1, उसमें एक एंट्री है, एंट्री नंबर हमें याद नहीं है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से उसके संबंध में कानून कौन बनाएगा? केंद्र। तो केंद्र इतना अपर हैंड पर पहुंच रहा है कि जरूरी यह हो जाता है कि राज्यों की जो विधायी शक्ति है इसका संरक्षण स्वयं उच्चतम न्यायालय करे। यह ठीक है कि कुछ बड़े विषय हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या अपनाया, आपका लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हमने राज्य व्यवस्था के सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किया। और लोक कल्याण का आवश्यक संबंध किससे? रोटी, कपड़ा और मकान, 3 से, ठीक है। और व्यवस्था इससे है। यह सही है कि राज्य के पास लोक व्यवस्था है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, यह सही है। यह भी ठीक है कि सिंचाई जो खेती के लिए जरूरी है राज्य का विषय है। आवास जो राज्य का विषय है। कृषि, इससे भी संबंधित एंट्रीज राज्य के पास हैं। लेकिन फिर भी केंद्र की जो विधायी शक्ति है वो तीनों सूचियों को जब हम पढ़ेंगे और 246 में बंटवारा देखेंगे तो हमें क्लियर दिखाई देगा कि केंद्र की शक्ति बढ़ी हुई है। एक बेयर रीडिंग हम लोग 246 की लेते हैं, इसके बाद विस्तार से बात कल करेंगे, लेकिन एक बेयर रीडिंग लेते हैं 246 की। देखें आप 246 में क्या कह रहा है। कहता संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अभी तक हम लोगों ने दोनों के बीच विधायी शक्तियों का जो बंटवारा देखा था वो क्षेत्रीयता के आधार पर देखा था, टेरिटरी के आधार पर देखा था। अब वो सब्जेक्ट मैटर जिस पर दोनों राज्यों की दोनों विधायिकाओं को, यानी राज्यों की विधायिका और केंद्र की विधायिका को कानून बनाने का हक होगा, उनका बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा विषय वस्तु के आधार पर, ठीक है। तो क्या कहता है सबसेक्शन 1? कहता है खंड 2 और 3 में किसी वाक्य होते हुए, खंड 2 और 3 में कुछ भी लिखा हो, कोई मतलब नहीं, notwithstanding anything content in subsection 2 और 3, जब केंद्र की विधायी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो शब्दावली क्या है? शब्दावली यह है कि खंड 2 और खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा है, ये भी खूब पूछते हैं कि संघ सूची कहा जाएगा सूची 1 को, ये कहां लिखा है? 246 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। संघ सूची कहा गया है प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब हुआ कि राज्य कुछ नहीं कर सकता, कोई प्राधिकारी कुछ नहीं कर सकता। तो उच्चतम न्यायालय कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। सूची 1 में प्रगणित विषय है तो संसद को अनन्य शक्ति प्राप्त है, कि कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न कोई राज्य, कुछ नहीं, ठीक है। और 2 और 3 में किसी बात के होते हो, कुछ भी लिखा होगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। और खंड 2, ठीक है, खंड 3 में किसी बात के होते हुए, खंड 3 में राज्य सूची से संबंधित शक्ति राज्यों को मिली है खंड 3 में, और खंड 2 में समवर्ती सूची की बात चली है। अब थोड़ा सा यहीं पर आपको समझ लेना चाहिए, समवर्ती सूची 3 है, समवर्ती सूची 3 है, सूची 3 को समवर्ती सूची कहते हैं। और उसके संबंध में विधायी शक्ति जो संबंधित विधायिकाओं को मिली है वो कहां मिली? 246 2 में मिली है। यहीं पर गड़बड़ हो जाता है और इसीलिए यही पूछा जाता है खूब कि समवर्ती सूची के संबंध में विधायन का हक या विधायन की शक्ति संबंधित विधायिकाओं को 246 के किस
सब सेक्शन में मिली है। अब चूंकि संवर्ती सूची सूची 3 को कहते हैं, तो आप अक्सर जो विकल्प चयन करते हैं वो कौन सा 246(3) और फट से गलत होता है। विधायी शक्ति कहां मिली 246(2) में, और राज्य सूची संख्या के दृष्टिकोण से सूची 2 है, और उसके संबंध में राज्यों को विधायी शक्ति कहां मिली 246(3) में, यानी थोड़ा उल्टा है। और ये थोड़ा उल्टा है, सिर्फ इतना ध्यान कर लेंगे तो सही हो जाएगा, आपका विकल्प चयन हमेशा ठीक बैठेगा। ठीक है, तो संवर्ती सूची जो सूची 3 है उसके संबंध में विधायन की शक्ति कहां मिल रही 246(2) में। ठीक है, और 246(2) क्या कह रहा है देखें, कहता खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी, खंड 3 में राज्यों की विधायी शक्ति है, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को, यानी राज्यों की विधायिका को जो शक्ति प्राप्त है उससे संबंधित जो ठीक है वर्णन है उसमें कोई बात हो, लेकिन अगर उस विषय का वर्णन संवर्ती सूची में भी हो गया है, ठीक है, तो संसद को इस बात के होते हुए भी कि संबंधित विषय पर विधायन का हक राज्य सूची के माध्यम से राज्य की विधायिका को भी दिया गया है, लेकिन संवर्ती सूची में चूंकि वो विषय आ गया इसलिए संसद को पूर्ण अधिकार होगा कि उस विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची में है विधायन कर सके। और इसका जो प्रैक्टिकल उपयोग होगा वो कैसे होगा, जब हम लोग उद्योग से संबंधित और शिक्षा से संबंधित इन चीज पर बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा संघ सूची में भी है, शिक्षा संवर्ती सूची में भी है और शिक्षा राज्य सूची में भी है। तब हम लोग ये बात देखेंगे कि कैसे इंटर रिलेशन इन चीजों का बिठाया गया है और क्यों राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षित करने की बात हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा खंड 3 में किसी बात के होते हुए संसद को, ठीक है, और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे इस संविधान में संवर्ती सूची कहा है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। यानी संवर्ती सूची पर राज्य और संसद दोनों को कानून बनाने की शक्ति होगी, लेकिन राज्य जब कानून बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा कि विषय कहीं संघ सूची पर में तो नहीं है, और अगर है तो नहीं बनाएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा। और जबकि संवर्ती सूची के ही विषय पर जब संसद कानून बनाएगी तो क्या लिखा है सूची 3 में किसी बात के होते हुए, तो खंड 3 में किसी बात के होते हुए, यानी उसे यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि संसद जब कानून बनाएगी तो उसे यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि राज्य को भी यह विषय दिया गया है। यानी संवर्ती सूची के विषय पर जब संसद कानून बनाएगी तो संसद ज्यादा स्वतंत्र होगी, और संवर्ती सूची के ही विषय पर जब राज्य कानून बनाएगा तो राज्य की शक्ति थोड़ी सीमित होगी। वही बात कि अभियुक्त उसकी परीक्षा 313 में भी होगी, लेकिन अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में, ठीक है ना, परीक्षा सीमित हो गई, उसके उत्तर सीमित हो गए, वो उत्तर सिर्फ उस संबंध में देगा जो अभियोजन साक्ष्य के संबंध में उससे प्रश्न किया जाए, प्रश्न न किया जाए तो उत्तर नहीं देगा। और इसी कमी को पूरा करने के लिए चाहे सेशन ट्रायल हो और चाहे मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल, सब जगह प्रतिरक्षा में उसे अपना लिखित कथन फाइल करने की अनुमति मिली है, इसी कमी को पूरा करने के लिए। ऐसे यहां है, संसद संवर्ती सूची पर कानून बनाएगी तो खंड 3 में किसी बात के होते हुए उसे कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब संसद ज्यादा स्वतंत्र हो गई है। और संवर्ती सूची पर के ही विषय पर जब राज्य कानून बनाएगा तो खंड 1 के अधीन रहते हुए, ठीक है, इसका मतलब शक्ति दी तो संवर्ती सूची पर राज्य को, लेकिन बड़ा संकोच के साथ, बड़ी धीमे धीमे, ठीक है ना, और बड़ा एक सावधानी के साथ कि उन्हें खंड 1 का ध्यान रखना है, और वो जब करेंगे तो उन्हें खंड 3 का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, एक तो विषय ज्यादा, फिर अवशिष्ट शक्तियां उनके पास, इमरजेंसी उनके पास,
नदी जल के बंटवारे उनके पास, और फिर संवर्ती सूची, उस पर भी उन्हें कानून बनाने का ज्यादा स्वतंत्र अधिकार। और जहां तक राज्यों का सवाल है, एक तो क्षेत्रीयता का सिद्धांत अपने क्षेत्र के लिए बनाएंगे और क्षेत्रातीत भी बनाएंगे। दूसरा, राज्य सूची पर एक्सक्लूसिवली बनाएंगे तो सिर्फ 66 विषय, और संवर्ती सूची पर भी बनाएंगे तो संघ सूची का ध्यान रखेंगे, जबकि वो जब ध्यान करेंगे तो फिर उन्हें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब राज्यों की विधायिका को जो खंड 3 में दिया है, खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल को, अब फिर वही बात कर दी, खंड 2, ठीक है, और खंड 1 के अधीन रहते हुए, यानी संवर्ती सूची पर संसद ने बना दिया तो तुम नहीं बनाओगे, खंड 2 के भी अधीन रहते हुए और खंड 1 के भी अधीन रहते हुए। तो कितनी मर्यादाएं आ गई हैं राज्य पर। अब इन सब मर्यादाओं में अगर राज्य की विधायी शक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होगा तो फिर स्थिति यह बनेगी कि राज्य की विधायी शक्ति लगभग शून्य पर आ जाएगी। और यह भी खूब पूछा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके संबंध में संसद को विधायी शक्ति किस आर्टिकल के आधार पर मिल रही है, तो 246(4) कहता है संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, राज्य के अंतर्गत जो नहीं है वो कौन से, केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। यानी वो विषय राज्य की सूची में है, वो विषय केंद्र की सूची में है, वो विषय संवर्ती सूची में, इससे मतलब नहीं है। किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य की सूची में प्रकटित विषय है, विषय ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आप 246 की जो बेयर रीडिंग करते हैं, कुछ भी ना करें तो 246 की बेयर रीडिंग करें, उससे ये पता लग जाता है कि संसद की जो शक्ति है कानून बनाने की वो इतनी ज्यादा है कि राज्य की जो शक्ति है उसे संरक्षित करने की जरूरत है, अन्यथा उसे स्वतंत्र रूप से अगर विकसित होने का अवसर दिया गया तो वो विकसित होगी ही नहीं। वैसे ही जैसे आप ये कहें कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, समानता के सिद्धांत को हम इस आधार पर लागू करेंगे, इस तरह लागू करेंगे, तो फिर विकलांग कभी भी कुछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी भी पहले आएगा ही नहीं। तो यही है कि अगर राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षित न किया गया क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत जैसे सिद्धांतों से, तो फिर ये शक्ति कभी बचेगी नहीं, और फेडरल जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया है, ये खत्म हो जाएगा। शेष चर्चा सूचियों का अर्थान्वयन किस तरह किया जाएगा कल करेंगे, उस पर देखेंगे।